अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। नाजरीन, वादी तीरा में नकल मकानी और मुमकिना सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से हम एक कंट्रोवर्सी देख रहे हैं। वफाकी हुकूमत का ये क्लेम है कि वादी तीरा में ना ही उनकी हिदायत पर कोई ऑपरेशन हो रहा है और ना ही इनके अहकामात पर लोगों को किसी किस्म की नकल मकानी पर मजबूर किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब सूबाई हुकूमत का यह कहना है कि वादी तीरा से लोगों का इनखला वफाकी हुकूमत के मजबूर करने पर शुरू हुआ और जब इस सख्त सर्दी के मौसम में लोगों को बेघर होने पर वफाकी हुकूमत पर तनकीद होना शुरू हुई तो वफाकी हुकूमत ने इसका सारा मलबा सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। लेकिन यहाँ पर यह सवाल बनता है कि क्या सूबाई हुकूमत इस सारे मामले से लाइल्म थी। इस हवाले से दो ऐसे नोटिफिकेशंस का हवाला दिया जा रहा है जिससे यह तासुर पैदा हो रहा है कि सूबाई हुकूमत कतन लाइल्म नहीं थी। सूबाई हुकूमत का 14 नवंबर को काबीना का इजलास होता है जिसमें एजेंडा नंबर 43 में मौजूद था सूबाई हुकूमत नकल मकानी करने वाले ख़ानदानों की मदद करेगी और फिर इसी सिलसिले में 26 दिसंबर 2025 में नकल मकानी करने वालों के लिए 4 अरब रुपए भी मुख्तस किए गए। इससे यह तासुर मिलता है कि सूबाई हुकूमत किसी भी मुमकिन ऑपरेशन के हवाले से तैयारी शुरू कर चुकी थी, लेकिन सूबाई हुकूमत का इन सब पर यह कहना है कि यह सब इक़दामात प्रीएम्प्टिव मेजर्स के तौर पर किए गए थे और ऑपरेशन के हवाले से सूबाई हुकूमत कतन तौर पर आगाह नहीं थी। अब किसी मुमकिन ऑपरेशन पर जितनी इलॉजिकल सूबाई हुकूमत दिखाई दे रही है, इतना ही मज़ाक़ा खेज़ बयान वजारत इत्तलात का भी दिखाई देता है जो वादी तीरा की इस नकल मकानी को रज़ाकाराना करार दे रहे हैं। बहरहाल बेहतर तो ये होता कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मिलिट्री ऑपरेशन हो या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, इस पर वफाक और सूबाई दोनों हुकूमतों को एक पेज पर होना चाहिए था और एक ऐसा सूबा जहां 2025 के दौरान दहशत गर्दी के 1588 वाक़यात रिपोर्ट हुए हों, 500 से ज़ायद कीमती जानों का नुकसान हुआ हो। इस मामले पर सूबाई और वफाकी हुकूमत का एक मौक़िफ़ नज़र आना चाहिए था, लेकिन इस अहम तरीन मामले को जिस तरह मिस हैंडल किया गया, इसकी ज़िम्मेदारी दोनों हुकूमतों पर आयद होती है। इस मामले पर हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। मुआविन ख़ुसूसी वज़ीर आज़म हुज़ैफ़ा रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब मौजूद हैं। आप तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफ़ा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। जो डिबेट हम देख रहे हैं वादी तीरा में जो ऑपरेशन हुआ, इसके बाद नकल मकानी में जो लोगों को मसाइल का सामना करना पड़ा, टेम्परेचर्स इंतहाई लो थे उसके बावजूद, अब इस पर जो ब्लेम गेम खेली जा रही है, जो पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो आपको ब्लेम करती है, आप उनको ब्लेम करते हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन सामने आया वजारत इत्तलात की तरफ से, उसमें यह कहा जाना कि ये वॉलंटरी तौर पे अपने तौर पे नकल मकानी हो रही है। ना हुकूमत ने कहा, ना सिक्योरिटी इदारों ने कहा। इस पर तो खासी तनकीद हो रही है कि बज़ाते ख़ुद कोई क्यों इतनी मुश्किल में पड़ेगा। तो क्लैरिफाई कर दें कि एक्चुअली हुआ क्या। सूबाई हुकूमत के इल्म में आप लाए ही नहीं, ये सब कुछ सीक्रेसी में बंद कमरों में कर दिया, जिस तरह सुहेल अफरीदी साहब कह रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश करूंगा आपको, एक तो आपकी मेहरबानी के मौक़िफ़ के लिए मुझे मदऊ किया। एक तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल फैक्ट्स के अगेंस्ट हैं। असल हकीकत ये है कि सूबाई हुकूमत को मुकम्मल एतमाद में लिया गया है। सूबाई चीफ सेक्रेटरी को पता है, उनके मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को पता है। बेशक कोई आपका OSR जो आउट स्टेशन रिपोर्टर होते हैं जाकर डिप्टी कमिश्नर से इंटरव्यू ले लें। हाँ, ये ज़रूर है कि जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि शदीद बर्फबारी है, 3-3 फुट बर्फ पड़ी हुई है, उसमें लोगों को बाय फोर्स नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है। तो बेसिकली उन्होंने ये तो बता दिया कि गिलास आधा खाली है, ये नहीं बताया कि गिलास आधा भरा हुआ है। मैं आपके सामने हकायक रख देता हूँ कि ऑपरेशन आज से शुरू नहीं हुआ। ये ऑपरेशन 3-4-5 महीनों से मुख्तलिफ पैचेस की सूरत में हो रहा है। जहां पर दहशतगर्दों की इत्तला मिलती है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है वो ऑपरेशन करती हैं, उनको एलिमिनेट करती हैं। लेकिन जाहिर है इस दौरान सर्दी आ गई तो ये नहीं हो सकता था कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज बिल्कुल वहां से निकल जाती और उस इलाके को दहशतगर्दों के रहमो करम पर छोड़ देती। तो लामहला जिस एरिया में अगर आपने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन करना है, वहां पर आम लोग भी रहते हैं, तो उन लोगों ने जाहिर है ये प्रेफर किया होगा कि वो इस ऑपरेशन जब तक ये मौजूद है, इस दौरान इस इलाके से जो है किसी और इलाके में हम नकल मकानी कर लें। और दूसरा ये भी अमूमी प्रैक्टिस होती है, वादी तीरा हो या बाकी इलाके हों जहां पर आपका टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, इन डेज में वैसे ही वो लोग नकल मकानी करते हैं कि वहां पर रूटीन प्रैक्टिस है। लेकिन ये कहना, इस तरीके से नैरेटिव बनाना कि लोगों को वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया या बाय फोर्स निकाल दिया या इवन के लोगों को पता नहीं था, यानी तकलीफ होती है इसी माइनस टेम्परेचर पे। ठीक है, लोग तो नकल मकानी करेंगे, जाकर
जो है कहीं ना कहीं पनाह लेंगे, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें सपोर्ट करेगी, फेडरल गवर्नमेंट करेगी। लेकिन इसी माइनस टेम्परेचर में आपके जो फौजी जवान इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें दो खतरात हैं, एक दहशतगर्दों से खतरा है, दूसरा मौसमी खतरा है, उस पर आप बात नहीं कर रहे। मकसद कहने का ये है कि जब आप पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे तैनात होते हैं तो आपको खुदारा होश के नाखून लेने चाहिए कि सिर्फ अपना नैरेटिव बनाने के लिए या मकबूल बात करने के लिए आप कोई भी बात आपके मुंह में आए आप कर देते हैं, जिसके बाद पूरे मुल्क में ज़ाहिर है आप एक एंकर हैं, जिम्मेदार आदमी हैं, आपने मेरा मौकफ ले लिया, लेकिन बहुत सारे लोग बगैर मौकफ लिए एक नैरेटिव पे चल पड़ेंगे कि लोगों को जबरदस्ती आपने वहां से निकाल दिया। ऐसा मुमकिन ही नहीं है। कि आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं? हम मुझे बताएं कि वादी तीरा के अंदर जहां बर्फ पड़ी हुई है और हर तरफ बर्फ ने 3-4 फुट जो है बर्फ की चादर ओढ़ी हुई है उस इलाके ने, तो वहां पर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इतने शदीद मौसम में ऑपरेशन क्यों करेंगी? उन लोगों के अमन की खातिर ही कर रहे हैं ना। और आप उसको ये ले रहे हैं कि जी वहां पर लोगों को जबरदस्ती आपने भाई होना तो ये चाहिए कि ये क्लैरिफाई करें हमारा डिप्टी कमिश्नर ये क्लैरिफाई करें कि ऑपरेशन अभी हो रहा है या किसी बड़े ऑपरेशन की ये तैयारी में प्रीएम्प्टिव मेजर लिया गया, क्योंकि इसमें भी कंफ्यूजन है। सर ये बहुत आपने अहम बात की। एक तो ये कि बाज़ाब्ता जिसे आप कहते हैं कि जिस तरह ऑपरेशन राय रास्त हुआ, राय निजात हुआ, पूरी आपकी रियासती मशीनरी, रियासती सपोर्ट, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के इदारे मूव हुए, उस तरीके से ज़ाहिर है ऑपरेशन शुरू नहीं हुआ। लेकिन जाहिर है जहां पर टारगेटेड कार्रवाइयां करनी होती हैं, दहशतगर्दों की इतला का पता चलता है, बॉर्डर के करीब एरियाज हैं, वहां पर जाहिर कार्रवाइयां जारी हैं। जाहिर उन इलाकों को दहशतगर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। लेकिन जाहिर है आने वाले दिनों में जब हालात बेहतर होते हैं, मौसम मजीद खुलता है, तो मुझे लगता है, यानी मेरे पास कोई ऐसी मालूमात नहीं है, लेकिन जाहिर है आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, हुकूमत में बैठकर देख रहे होते हैं, जिस तरह के हालात वाकयात आपको नजर आ रहे होते हैं। जिस तरीके से अभी अमेरिकन फोर्सेस के हवाले से एक रिपोर्ट आई, वाशिंगटन पोस्ट में वो खबर छपी कि $7.1 बिलियन का असला छोड़कर गई है अमेरिकन फोर्सेस जो है वो, और वो जो असला है अफगानिस्तान में वो ब्लैक मार्केट में बिक रहा है, यानी इन्हीं टीटीपी के लोगों के पास आ रहा है। तो लामाला हमें उनके खिलाफ बाज़ाब्ता एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आप इसे ऑपरेशन की तैयारी भी कह सकते हैं और ये भी कह सकते हैं कि अभी टारगेटेड कार्रवाइयां हो रही हैं और उसके बाद बाज़ाब्ता ऑपरेशन होगा। लेकिन ये कहना कि आपने ये ऑपरेशन अचानक शुरू कर दिया, मुझे इन लोगों की समझ नहीं आती। भाई अगर वो जो मौसम है, मनफी टेम्परेचर या 3-4 फुट की जो वहां पर बर्फ की लेयर है, अगर वो आम लोगों के लिए तो फौज के लिए नहीं है। मकसद कहने का ये फौज यानी इस डेज में वहां मूव करेगी। बंदा खुद भी यानी अकल कर लेते हैं कि 2 + 2 4 होते हैं। अगर ऑलरेडी वहां फोर्सेस मौजूद थी, टारगेटेड कार्रवाइयां कर रही थी, ऊपर से मौसम आ गया तो उन्होंने इलाका छोड़ा नहीं। यानी आप कारगिल में जब होते हैं तो कारगिल में खुले मौसम में भी कारगिल में आप होते हैं, जब वहां पर बर्फ पड़ जाती तब भी आप मौजूद होते हैं अपने बॉर्डर को सेव करने के लिए, उस महाज को खाली नहीं छोड़ते। इसी तरीके से अगर केपीके में, अच्छा इनका अगर ये बयान आता तो मैं इसे अप्रिशिएट करता, बेशक मेरी हुकूमत उसे सपोर्ट करती ना करती, कि जी हमारा डीसी जो लोग जो है नकल मकानी कर रहे हैं उन लोगों को बेहतरीन सहूलियात देने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो ये जो है वो हमारे पास जो लिमिटेशन है रिसोर्सेज की, उसकी वजह से हमें फेडरल गवर्नमेंट से कुछ पैसा चाहिए। तो मैं आपके साथ खड़ा होता, मैं कहता नहीं जी नहीं, वो तो कह रहे हैं हम जिरगा बुलाएंगे। वो कह रहे हैं नोटिफिकेशन वापस ना लिया, जिरगा बुलाएंगे। मैं इस पर आता हूं, ये जो नोटिफिकेशन वाला इशू है, नहीं कोई जिरगा ना कोई बुला सकता ना जिरगा। अगर कोई ठीक है इस तरीके से लासानी बुनियादों पे कोई चीज की कोशिश करेगा, चलें पॉइंट आ गया, तो मेरे ख्याल से चीजें खराब होंगी और नुकसान होगा। ठीक है शौकत साहब, मुझे ये बताएं, ये बात तो ठीक है ना कि अचानक आपको इल्म नहीं हुआ कि ऑपरेशन होना है। सबूत यह है कि सूबाई हुकूमत का 14 नवंबर को गुज़श्ता साल इजलास होता है, उसमें एजेंडा नंबर 43 जो था ना वो ऑपरेशन के हवाले से था। फिर इसके अलावा 4 अरब रुपए भी मुख्तस हो गए थे, जिसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आधा फंड जो है वो एक्सपेंड भी कर लिया पख्तूनख्वा की हुकूमत ने। तो ये आज से 2.5 महीने पहले जो आपके एजेंडा का हिस्सा था, सुहेल अफरीदी साहब आज हमें बता रहे हैं कि ये बंद कमरे में फ़ैसला हुआ है, हमें मालूम ही नहीं था। जबकि पख्तूनख्वा में अपोजिशन लीडर जो हैं डॉक्टर इबादुल्ला, वो कह रहे हैं कि आपकी जो हुकूमत है वो सारी मुशावरत के प्रोसेस का हिस्सा थी। कौन सच बोल रहा है शौकत साहब? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये ना कि जो भी हमारे फेडरल मिनिस्टर साहिबान आते हैं टीवी के ऊपर, इनको यहाँ के डायनामिक का इल्म ही नहीं है। बस ये बोलते हैं 4 फुट बर्फ हुई, 3 फुट बर्फ हुई। ये 3 फुट 4 फुट बर्फ जो है काला में भी है, शांगला में भी हुई है। ये गलियात के अंदर इससे ज्यादा होती है बर्फ। क्या वहां से लोग नकल मकानी करते हैं? तो ये कहना कि जी बर्फ की वजह से नकल मकानी हो रही है, बिल्कुल गलत। और दूसरे ये कि देखें, हम तो सबसे ज्यादा विक्टिम तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम है दहशतगर्दी का। अगर हम चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, हम बार बार चीख चीख कर कह रहे हैं कि जी हम भी चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो,
तो मैकेनिज्म के ऊपर इशू है, तो मैकेनिज्म पर वफाकी हुकूमत अगर इतनी इंटरेस्टेड है और वाकई वो मुखलिस है, तो मैकेनिज्म बनाने पे क्या इख्तिलाफ राय हो सकता है? क्यों नहीं बैठी हुकूमत के साथ? बाकी जो ये प्रोपेगेंडा हो रहा है ना कि 4 अरब रुपए जो है पहले से रखे गए, ये आप पढ़े जरा, मैं आपको भिजवा देता हूँ। ये हर साल जो होता है ना, जो वजीरिस्तान के अंदर और जो जो टीडीपीज होते हैं जो ये उनके लिए रखे जाते हैं। और ये कोई ऐसा नहीं था कि ये जो ऑपरेशन है स्पेशली तिरा के लिए रखा गया है, ये हर साल हमारे बजट के अंदर जो जो लोग मुतासरीन हैं उससे पहले वजीरिस्तान के अंदर होते थे, ये उनके लिए रखे जाते हैं, उनकी मुश्किलात को कम करने के लिए। और वही पैसा अब चूंकि वहां के लिए भी इस्तेमाल हो, जो आपने कहा कि पहले से इस्तेमाल हुआ है, ये वहां इस्तेमाल हो। अब बीच में बाजोड़ और तिरा का मसला भी आ गया। ठीक। तो हम तो अपने लोगों को इस तरह नहीं छोड़ सकते। ये बार बार जो है सिर्फ फौज की छतरी के पीछे छुपना चाहते हैं। देखिए फौज, हम खुद कह रहे हैं हमारी फौज है, हमें उनसे प्यार है, हमें ये खामखा हमारा नाम लेके उनको अपने अपने जो कमजोरियां हैं, गलतियां हैं, वो छुपा के फौज को आगे ले आती है। हमने न तो फौज की मुखालफत की है, न हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म ना हो। फैसला तो गवर्नमेंट ने करना होता है, वैसे तो फौज डायरेक्टली तो कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती है। तो हम ये कह रहे थे कि आप आए, हमने 15 नुकाती एजेंडा भेजा इनके लिए, जो मुत्तफिका था एपीसी का, तमाम स्टेक होल्डर्स ने वो बनाया, लेकिन अब नहीं बैठी ना हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो दी, ना बैठी। इनको तो पता ही नहीं है, बस सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी ऑपरेशन हो, बस शुरू हो जाए। तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज होती हैं, जो कोलेटरल डैमेजेस होती हैं, उसका खमियाजा तो सूबाई हुकूमत ने भुगतना होता है ना। अब जो लोग वहां से निकल रहे हैं, आप अंदाजा करें कि वो जाएंगे कहाँ। हजारों की तादाद में फैमिलीज जो है वो निकल गई हैं। तो हम तो चाहते हैं भाई, अगर आप हमारे साथ बैठते, ये सारे मामलात हम जो आपसे कह रहे थे कि जो हमारे साथ बैठे, तो हम ये सारे मामलात तय करना चाहते थे, ताकि लोगों को ये ना हो कि जो पहले ऑपरेशन हुए फिर सूबाई हुकूमत के जिम्मे डाल के वफाकी हुकूमत एक तरफ हो गई। शौकत साहब, वो तो साथ उसका बैठने के लिए खमियाजा पहले तो खान साहब से मुलाकात एक उसका प्री रेक्विजिट बन जाता है ना। और दूसरा ये कि जो आप कह रहे हैं, मैंने तो आपको एजेंडा नंबर भी कोट कर दिया जो कि काबीना के इजलास में डिस्कशन हुई, और अब आकर अगर सुहेल अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया, जिरगा बुलाएंगे, मैं मुतासरीन को वापस छोड़ कर आऊँगा तीरा में, क्या समझें इससे? तकरीबन 1,500-2 हज़ार दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, तो इतनी कन्फ्रंटेशन से तो कुछ नहीं मिलेगा। अवाम तो पख्तूनख्वा के ही है ना जो सफ़र कर रहे हैं, इसमें कोई मिडिल ग्राउंड, कोई वे आउट क्या है आपके ये पास? जानबूझकर ऐसा हो रहा है, ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है ताकि जो मकासद है ऑपरेशन के वो हासिल ना हो सके। बस मुझे तो समझ यही नजर आ रहा है। अगर आप इसके अंदर मुखलिस हैं, आप चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो, तो हम कैसे कह सकते हैं कि जी हमारे इलाके में दहशतगर्दी, हम कहें कि नहीं जी ये जारी रहे? ये कैसे हो सकता है? मसला सिर्फ मैकेनिज्म के ऊपर है कि भाई आप आए, बैठे, ये जो आप हर साल हमें से ताने देते हैं, तो ये जो भाग रहे हैं ना बैठने से, तो आप अंदाजा करें कि ये इसका और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि ये नहीं चाहते कि अमन आए इस मुल्क के अंदर। मुझे तो यही लग रहा है। बाकी रह गई इमरान खान से मुलाकात की बात, भाई साहब अगर आपने अमन लाना है, आपने दहशतगर्दी खत्म करनी है, तो आप इमरान खान ने वो तो नहीं है ना कि कहीं दूसरे मुल्क से आया है और उसने कहीं पाकिस्तान को बेचा है। मतलब जो जो चीजें हैं सियासी पॉलिटिकल मुकदमे उनके खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान के लिए तो उनका दिल आज भी धड़क रहा है। ये जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आग लगी हुई है, इसमें कौन खुश है? कोई भी खुश नहीं। फिर हमारे जो फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, जो हमारे पुलिस के सीटीडी के जवान शहीद, आम आदमी शहीद हो रहा है, क्या इसमें हमारा दिल नहीं दुखेगा? तो हम तो कहते हैं कि आज हमारे साथ बैठे, तो ये मुझे समझाए कोई कि एक इशू के ऊपर से इतना मसला है कि जो आए बैठे और ये कहें कि नहीं जी, कभी इधर से कान पकड़ रहे हैं, कभी उधर से कान पकड़ रहे हैं। इसका आप अंदाजा करें, ये डेस्परेट हो चुके हैं, इनके पास कोई हल नहीं है, कोई या इनके पास इख्तियार नहीं है इस हुकूमत के पास। वरना इस तरह की सिचुएशन तो डेवलप करने का तो ये एक ही मकसद है कि जी कोई चीज कामयाब ना हो। अब देखिए, जब तक लोकल लोग नहीं होंगे, मैं आपको सही बता रहा हूँ, जब आपने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने होते हैं ना, तो उसमें आपको मुकामी लोगों का ताउन बहुत लाजमी होता है। हम भी यही चाहते थे कि जी आप बैठे हैं, हम मुकामी लोगों को हम बुलाते हैं, उनके साथ बैठते हैं, जरगा करते हैं, और एक जो भी ताउन आपको चाहिए वो ताउन ले लें उनसे। तो कोई यकीन दहानी होती है, वो यकीन दहानी करा दे उनको, तो तब जाके मसला हल होगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये कहते हैं नहीं जी हमने तो बस ऑपरेशन ही करना है, एक ही बात करते हैं कि जी दहशतगर्दी की वजह से हम ये सफर हो रहे हैं, वो सफर हो रहे हैं।
तो हम कब कह रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? भाई हम भी तो सफर हो रहे हैं ना। ठीक है, लेकिन मसला ये है कि उसका हल निकालने के लिए आप मैकेनिज्म पे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? सही 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 पॉइंट आ सिंपल गया। इज दिस। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हुज़ैफ़ा साहब, अब बेशक हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, ये भी कह चुके हैं तारड़ साहब भी, कि जो ख़वारिज की मौजूदगी है इलाके में उस पर तशवीश है लोगों को, उनको जाना भी पड़ रहा है तो वॉलंटरली वो इस थ्रेट को एंटिसिपेट करते हैं। आपने सर्दी का भी जिक्र कर दिया कि ये हर साल होता है, जो कि गालिबन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड कि हर साल इतनी नकल मकानी सर्दी से कभी हुई है या नहीं हुई। कोई भी रीज़न आप समझ लीजिए, लोग लेकिन बाहर आ चुके हैं और उनके पास जाने को कोई जगह नहीं है, तो वफाकी हुकूमत अब आएगी मैदान में उनकी एड के लिए, असिस्टेंस के लिए, जिस भी रीज़न से वो निकले हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिल्कुल वफाकी हुकूमत आएगी भी, आना भी चाहिए। और केपीके भी हमारा अपना है, लोग भी हमारे अपने हैं। और जिन लोगों ने नकल मकानी की है, जिस वजह से भी की है, मैं इसमें इसकी गहराई में नहीं जाता। आपकी बात को भी बीइंग डेविल्स एडवोकेट उसको दुरुस्त मान लेता हूँ कि माजी में शायद किसी भी सर्द मौसम की वजह से इतनी बड़ी नकल मकानी ना हुई हो। लेकिन अगर मुतलका जिले के डीसी के पास, सूबाई हुकूमत के पास वो वसाइल नहीं है, तो सूबाई हुकूमत की मुकम्मल हम इमदाद करने को तैयार हैं। बड़ी धीमी बात करते हैं शौकत साहब, और मुझे अच्छा लगता है, मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूँ तहरीक इंसाफ में जो चंद लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो बात की, बिल्कुल बातचीत होनी चाहिए थी। और किबला, हमने बातचीत करने की वजह से ही वजीर आजम साहब ने वजीर आला केपीके को मुंतखब होने के बाद मुबारकबाद दी। उसके बाद वजीर आजम साहब ने एक मरतबा मेरी मौजूदगी में चीफ सेक्रेटरी और आईजी को कहा कि मेरा जाके उन्हें सलाम देना है और मेरी मुकम्मल सपोर्ट उनके लिए हाजिर है। उसके बाद वजीर आजम साहब ने एक दफा दोबारा बात की। इसके अलावा कोर कमांडर साहब चल कर गए। लेकिन आपके सूबे के अगर वजीर आला को यह ख्याल नहीं है कि अगर मेरे पास मुसलसल चलकर आया जा रहा है या मुझे फोन किया जा रहा है तो मुझे रेलिवेंट किया जा रहा है, मैं अपने कंडक्ट से साबित करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ धरनों पे फोकस ना करूं, मैं सिर्फ और सिर्फ कराची या पंजाब की विजिट पे फोकस ना करूं। मेरे सूबे के लोग सफर होंगे, खासतौर पे वो जिले जहां मुझे अवाम ने क्लीन स्वीप मैंडेट दिया, मेरे एमपीएस हैं वहां से, और उन्हीं एमपीएस की वजह से मैं वजीर आला हूं। तो आपने सूबे में मौजूद रहते, फेडरल गवर्नमेंट के साथ अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर करते और इस गुफ्तो शनीद का हिस्सा बनते। और अगर गुफ्तो शनीद नहीं हो रही थी तो उसको आगे बढ़ाते। आपने क्या नहीं, मरो और मार दो, मैं इश्क इमरान में मारा जाऊंगा, क्या क्या बातें। ये सब बातें अपनी जगह पर, आपकी मोहब्बत अपनी जगह पर, उसकी कदर की जाती है, आपके लीडर जरूर हैं। लेकिन आप जिस सूबे के 5 या 5.25 करोड़ के वजीर आला हैं, तो आपके ऊपर एक प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि आप उनके मफाद को वॉच करें। और उनको मफाद को वॉच करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े, कहीं मिन्नत तरला करना पड़े, कहीं मोहब्बत करनी पड़े, कहीं जज्बातियत करनी पड़े। आपको वजीर आजम साहब ने एक मीटिंग में बुलाया, आप खुद नहीं आए। आपने उस मीटिंग के अंदर अपने वजीर खजाना, जो मशहूर खजाना होते थे मुज़म्मिल असलम, उन्हें भेजा। हमने फिर भी उसे अप्रिशिएट किया। उसके बाद एक मीटिंग हुई जो उसके अंदर आप आए, हमें अच्छा लगा। आप अगर इस तवक्को से आए कि वजीर आजम साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मैं इस मसले का बैठ के हल चाहता हूँ, आप धमकियां शुरू कर देते हैं कि मैं ऑपरेशन नहीं होने दूंगा, मैं उठा के बाहर फेंक दूंगा, ये कुर्सी में छोड़ दूंगा, ये वजीर आला की कुर्सी में उठा के बाहर फेंक दूंगा, मैं जो है किसी को ऑपरेशन नहीं करने दूंगा, मैं देखता हूँ ऑपरेशन होता कैसे है। अब आप कह रहे हैं मैं जरगा बुलाता हूँ। गुफ्तगू तो वो होती है जो शौकत यूसुफ साहब कर रहे हैं। इस तरह की गुफ्तगू से ज़ाहिर है सूबा और मरकज, ये यानी इनका ताल्लुक मियां बीवी जैसा होता है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर मरकज क्या मैं 100 पर हूं तो 100 के अंदर मरकज की हैसियत 0 वाली है और सूबों की हैसियत 1 वाली है। अगर वो 1 अलहदा हो जाए, मरकज 0 पे आ जाएगा और सूबे 1 हो जाएंगे, यानी वो वर्थ 100 खत्म हो जाएगी। तो इस मुल्क की इकाइयां ये चारों सूबे और मरकज मिलकर बनते हैं। बहुत अच्छी बात की शौकत साहब ने, कोई जज्बाती बात नहीं है, कोई मैं इनकी बात को निगेट नहीं करूंगा। मैं समझता हूं कि अब भी वक्त नहीं गुजरा, अपने सूबे के वजीर आला को बताएं, चीफ सेक्रेटरी और आईजी के साथ मिलकर खुदारा इस्लामाबाद आएं और इस मसले का बेहतरीन हल देखें। अच्छी सजेशन है, सजेशन अच्छी है हुज़ैफ़ा साहब, अच्छी सजेशन है। लेकिन इस पे इसके अलावा भी जो हमने बैठना है नहीं, अगर इस सजेशन पे अमल नहीं होता तो मीडिया तो मौजूद है, आप लोगों के कैमरे मौजूद है, इसको हम कैसे हुज़ैफ़ा साहब शॉर्टली लेकिन वो जब ये कह रहे हैं कि उन्हें 3 ऑप्शन दे दिए गए हैं, पहला ये है गवर्नर राज, दूसरा नाहल कर दिया जाएगा, तीसरा मुझे मार दिया जाएगा, और साथ साथ मुझे जनाज़ों पे नहीं जाने दे रहे, मुझे ये जो शोहदा के जनाजे हैं वहाँ बुलाया नहीं जाता। अब ये भी उन्होंने कहा कि जब मैं वज़ीर आला बना, एक शख्स आया मेरे पास, उसने कहा कि आपको नहीं बनने देंगे CM KP। तो इतनी रेजिस्टेंस में वो कैसे इतना पोलाइटली डील करें आपके साथ? सर गुजारिश ये है कि आपने बिल्कुल उनकी बात सुन ली। नहीं, मैंने तो आपका मौक़िफ़ मांगा जी उनके बयानात पे। जी जी वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपकी मेहरबानी है।
मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ और आप मुझे बैलेंस बात करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अर्ज ये है कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लॉ है कि नो बॉडी कैन बी पनिश अनहर्ड। अगर आप ठीक किसी को बगैर सुने सजा नहीं दे सकते तो बगैर सुने राय भी कायम नहीं कर सकते। मेरे भाई हैं सोहेल अफरीदी साहब, इस मुल्क के शहरी हैं, मैं बड़ी कदर करता हूँ, वो एक ओहदे पे बैठे हुए वजीर आला है, लेकिन आप कितनी गलत बात है कि आप ये इल्जाम लगाएंगे मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। जिस सूबे के आप वजीर आला हैं, वो वार अगेंस्ट टेररिज्म जिस तरीके से आपके सूबे के लोगों ने लड़ी है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने लड़ी है, दहशतगर्दी आपके सर पर है, अल्लाह ना करे कोई 19-20 हो जाए। ये तो वो मुल्क है कि जहां पर हमेशा जो है पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया गया। अगर किसी चलें, पार्टी वक्त की महदूद है, लीडरशिप पॉइंट आ assassinate गया हो भी आपका। गई ठीक तो है आखिरी बात मैं कर रहा हूँ, आखिरी जी लाइन बात है कि इस तरह की बात उन्हें करनी नहीं चाहिए, ना ऐसी कोई ऑप्शन उन्हें दी गई है, ना ठीक है हमने ये कहा कि गवर्नर राज लगाएंगे, ना इमरजेंसी की बात की चलें और ना मैं इसमें बात नाउजुबिल्लाह किसी को मारने की ठीक बात की। उन्हें लंबी जिंदगी दे और ठीक हम उनकी बेहतरीन जिंदगी की बिल्कुल दुआ गोएं और मरकज अपने वजीर आला की प्रोटेक्शन के लिए हर हद तक जा ठीक सकता है। ठीक है शौकत साहब, एक तो इसको रिस्पॉन्ड कर दें, दूसरा सोहेल साहब ने खबरदार किया है कि 2-3 दिन में विफाक ने ऑपरेशन ना रोका फिर नई हिकमत अमली आएगी। ये नई हिकमत अमली क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई ने बात की ना कि ये सोहेल अफरीदी साहब क्यों इस तरह बात नहीं करते हैं वफाक के साथ। देखिए, जब से वो सीएम बने उनके खिलाफ मुसलसल किरदार कुशी उनकी हो रही है और उनके खिलाफ इल्जामात पे इल्जामात, फिर उनके खिलाफ नाजायज केसेस खुलना शुरू हो गए। इसी तरह कभी गवर्नर राज की धमकी, जिस तरह आपने बात की, तो टेंस का माहौल क्रिएट करके यहाँ कोई ऐसे लोग तो नहीं बैठे, हम तो सियासी लोग हैं ना यार। अब सियासी लोग तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आप धमकियां दें और आप कहें कि जी आ जाए बैठ जाए और आप आपके साथ आके बैठ जाए, क्योंकि उसके पीछे भी तो आवाम है, लोग है, देखते हैं उनके कारकुन के, देखें उनको धमकियां मिल गई। तो कहने का मकसद ये है कि 2 सूबों के अंदर तो यहाँ भी दहशतगर्दी हो रही है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, वजीर दाखिला की भी कोई जिम्मेदारी बनती है। वो तो देखें हर दूसरे तीसरे दिन वजीर आजम साहब मुल्क से बाहर होते हैं ठीक और ये कहते हैं कि जी एमओयू साइन हो गए, इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है। आपके इल्म में कि 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। तो बात यह है कि अगर ये बात है कि जी क्या बगैर प्राइम मिनिस्टर के पूरा मुल्क चल सकता है, तो अगर वजीर आला 1 दिन या 2 दिन अपनी पार्टी के लिए निकाल ले तो क्या सुबह नहीं चलेगा? ठीक है। ये और जो ये नई प्रोपेगेंडा हिकमत हो रहा अमली है क्या है इंतहाई जिस तरफ गलत इशारा हो हो रहा रहा है? है। और नहीं मतलब देखिए, डेफिनेटली हर पार्टी अपने साथ एक पत्ता रखती है, अच्छा तो एक पत्ता नहीं, हमारे पास कई कार्ड्स हैं और अभी तक चल रहे हैं वो कार्ड्स, आप देख भी रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला अच्छा ही फैसला होगा, मुल्क के लिए होगा। देखिए, ठीक है हम जो बात करते हैं ना, मेरे भाई ने जो कहा कि मुल्क के मफाद में होना चाहिए, तो मुल्क के मफाद में ही तो हम बात करें कि आओ बेटे मिले मैकेनिज्म बनाए। पॉइंट आ गया। अब आप ठीक कहते हैं कि आज मैं उधर इस्लामाबाद में आ जाए, वहां आके किससे बात करनी है हमने? हम्म तो ये नहीं हो सकता। आपने अगर वाकई संजीदा है, आप मुज़ाकरात की एक तरफ दावत देते हैं, लेकिन हम्म उसी वक्त आपके तारड़ साहब, दिलाल चौधरी साहब, वो हर कोई तो हुज़ैफा भाई नहीं है ना, वो चलें आके जो धमकियां देते हैं, जो लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं? चलें, मुझे दोनों तो नहीं तरफ से लगता। टेम्परेचर जो है लेकिन वो उससे उसको लो नुकसान करना अमल क्या होगा? पड़ेगा। आपकी बात का क्रक्स ये है कि ये टेम्परेचर नीचे किसी को लाना धमकी पड़ेगा। किसी को नहीं देनी चाहिए। ठीक मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। हम आपस में सारे पॉलिटिशियंस हैं, वी आर कॉलीग्स, बिल्कुल हर बंदा अपनी अपनी जमात की नुमाइंदगी कर रहा है। धमकी का जो भी कल्चर जो भी बंदा देता है, चाहे पीटीआई से कोई देता है, ठीक चाहे मेरी जमात से देता है, हमें अवॉइड नहीं करना होनी चाहिए, और ये कोई धमकियां नहीं मुनासिब होनी चीज नहीं चाहिए है। और पोलाइटनेस के साथ आगे परसू करना चाहिए इस प्रोसेस को। बहुत शुक्रिया रहमान साहब। शौकत यूसुफजई साहब मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप से पहले इंटरनेशनल क्रिकेट एक मरतबा फिर से सियासत का शिकार होती हुई दिखाई दे रही है और इस मरतबा भी उसकी वजह भारत ही है। उसकी वजह यह है कि हमने ये देखा कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया उनकी टीम की सिक्योरिटी से मुतल्लिक, और ये दरख्वास्त की गई कि उनके मैचेस श्रीलंका में ट्रांसफ़र किए जाएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और उनकी जगह स्कॉटलैंड को इस वर्ल्ड कप का हिस्सा बना के बांग्लादेश को बाहर कर दिया गया, जो कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी एक्सेप्ट कर लिया। इस पर पाकिस्तान की तरफ से भी एक स्टैंड पॉइंट नज़र आ रहा है। मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि ज़्यादती की गई है बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ और इस पर वो एहतजाज भी करेंगे। वज़ीर आज़म से उनकी बातचीत हुई और इस पर जुमे को लाए अमल देने का ऐलान हुआ है। बहरहाल पाकिस्तान प्रोटेस्ट करेगा या भारत से मैच को अवॉइड करेगा या टूर्नामेंट को अबैंडन कर देगा, ये वो सवाल है जिसका एड्रेस होना बाकी है। और दूसरी चीज़ कि 15 रुकनी स्क्वाड जो पाकिस्तान ने अनाउंस किया है वर्ल्ड कप के लिए, क्या ये बेहतर स्क्वाड था या इससे बेहतर भी हो सकता था? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। शुक्रिया आपके वक्त का मिर्ज़ा साहब। ये
इससे पहले कि हम जो रिपरकशंस हैं इस फैसले की, इस पर बात करें, ये बांग्लादेश की तरफ से पहले इनकार किया जाना इंडिया के विज़िट पर और फिर आईसीसी ने जिस तरह से उसको रिजेक्ट किया, ख़ासी तनकीद हो रही है। एक्स क्रिकेटर्स भी कह रहे हैं कि आप इंडियन क्रिकेट काउंसिल की तरह बिहेव ना करें, आईसीसी की तरह बिहेव करें। आपका मौक़िफ़ क्या है कि ये बहुत मुश्किल था कि श्रीलंका मैचेस ट्रांसफ़र कर दिए जाते, या फिर सिर्फ इसलिए बांग्लादेश को साइडलाइन कर दिया कि वो क्रिकेटिंग नेशन को इतनी ख़ास नहीं है और डोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए इग्नोर हो गए वो? बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल, लेकिन मेरी राय में ये सियासी दरअसल फैसला है, क्योंकि जिस तरीके से भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात खराब हुए हसीना वाजिद की हुकूमत के डाउनफॉल के बाद, तो और जिस तरीके से वहां पर डोमिनेंस हुई है और जिस तरीके से पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे के नजदीक आए, तो ये फैक्टर भी इनके जहन में था भारतीय लोगों के कि इनको झटका दो, ये बहुत पाकिस्तान के करीब आ रहे हैं, वरना ये नामुमकिन नहीं था। किसी भी टीम को स्वैप कर सकते थे। जय शाह साहब की नींदें उड़ी हुई थी, वो नमीबिया में थे, नमीबिया से वो दुबई आए और आकर उन्होंने आईसीसी जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनको कन्विंस किया, पैसे की लालच दी गई कि जनाब अली आप हमें सपोर्ट करें, और यही वजह है कि 14 मेंबरान ने 16 में से उनके हक में दिया कि जनाब अली जो है वो बांग्लादेश के मैचेस जो है वो शिफ्ट नहीं किए जाएं। तो मैं समझता हूँ इसकी वजह से भी एक मसला पैदा हुआ और ये आसान था आईसीसी के लिए, लेकिन ये मामला अब इतना आगे बढ़ चुका है मुजम्मिल कि आइंदा आने वाले दिनों में मुझे तो लग रहा है कि आईसीसी या तो स्प्लिट हो जाएगी या आईसीसी अपनी वो कद्र खो बैठेगी। जब पहले इसका नाम इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल था, फिर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हुआ और अब ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल बनकर रह गई है। अच्छा, और मिर्जा साहब ये तो खैर परेशान कुन सूरत हाल है, अगर रेगुलेटरी बॉडी कोई नहीं होगी तो इंटरनेशनल क्रिकेट का होगा क्या, ये भी एक बड़ा सवाल है। बट इसके अलावा जो पाकिस्तान का इस पर मौक़िफ़ है, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि जुमे के रोज़ गालिबन कोई लाए अमल का ऐलान करेंगे, लेकिन एहतजाज हम करेंगे, बांग्लादेश के साथ ज़्यादती हुई है। आपको लगता है कि पाकिस्तान जो है वो स्टैंड लेगा इस पर? और दूसरा ये कि इंडिया के साथ मैच को अवॉइड करने की ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है, तो वो यूटिलाइज हो सकती है या सिर्फ बयान है ये? देखिए, पाकिस्तान ने इस वक्त आईसीसी को जहनी अजियत में तो मुब्तला कर दिया, आईसीसी के ऑफिशियल्स को, और दुबई में जो उनका हेडक्वार्टर है वहां हलचल मची हुई है, क्योंकि अगर पाकिस्तान कंप्लीटली बॉयकॉट करता है तो फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आईसीसी को बहुत ज्यादा माली नुकसान होगा। और अगर पाकिस्तान भारत के मैच में नहीं खेलता तो जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो तो आईसीसी से कहेंगे, ब्रॉडकास्टर्स के कहने पर तो आईसीसी ने मुजम्मिल पाकिस्तान को जितने भी आईसीसी के इवेंट होते हैं उस एक ही ग्रुप में पाकिस्तान और भारत को रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में ऐसी सिचुएशन में आईसीसी ज्यादा परेशान है और पाकिस्तान अपने कार्ड्स खेला है, यानी कि अब उन्होंने, और आज ही फैसला हो सकता था, उन्होंने और टेंशन दिया आईसीसी को कि जनाब हम जुमे या पीर तक फैसला करेंगे, वर्ल्ड कप नजदीक से नजदीक तर आता जा रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान जाएगा तो सही, जो मेरी अपनी राय है। और एक ओपिनियन ये भी है कि भारत के खिलाफ न खेलें, अगर नहीं खेलेंगे, माजी में एग्जाम्पल्स रही है, बहुत सारे ममालिक नहीं गए, जिस तरह से 96 के वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज इंग्लैंड नहीं गया, श्रीलंका नहीं गए वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, 2003 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड की टीम जिम्बाब्वे नहीं गई, और इसी तरीके से 2009 में जिम्बाब्वे नहीं आई T20 वर्ल्ड कप खेलने, उसकी जगह स्कॉटलैंड को लिया गया। तो इस सूरत में पाकिस्तान अगर कोई ऐसा फैसला करता है, सोच समझ कर करना होगा। हमने उनको बहुत ज्यादा जहनी अजियत दे दी है, गेंद इस वक्त पाकिस्तान के कोर्ट में है कि पाकिस्तान क्या फैसला करता है। आईसीसी में तो हलचल मची हुई है। और बांग्लादेश का जो फैसला है वो कहा जा रहा है कि मॉनेटरली तो ठीक नहीं है, क्योंकि उनकी लोकल करेंसी जो टकाज हैं उसमें 325 करोड़ रुपए का उनको नुकसान हो गया। एडवर्टाइज़र भी बैठे हुए हैं और उनको समझ नहीं आ रही कि अब क्या किया जाए, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स थे उनको भी रिवाइज करना पड़ेगा। तो उनकी तरफ से जो कंसर्न था, आपको लगता है कि वो इतना जेन्युइन था कि देयर वाज एन एक्चुअल सिक्योरिटी थ्रेट उनकी टीम को हिंदुस्तान के अंदर? देखिए, कंसर्न तो था, लेकिन इस वक्त वो उसको पब्लिक के जज्बात से खेलने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है 12 फरवरी को बांग्लादेश में इलेक्शन है और बांग्लादेश में एंटी इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा है, कि एंटी इंडिया उनका जो जिस तरीके से उनका लोगों का रवैया, सेंटीमेंट बहुत ज्यादा है। तो वो उसको देखते हुए उन्होंने, उनकी हुकूमत, ये तो इंटरम गवर्नमेंट है ना, अब इसके बाद क्या होता है, इंटरम गवर्नमेंट ने डिसीजन तो ले लिया, प्लेयर्स तो नाखुश है। अगर मैं आपको अंदर की बात बताऊं, जब उनके आसिफ नजरुल ने मीटिंग बुलाई तो उस मीटिंग में 5-6 क्रिकेटर्स आए, उनके कप्तान लिटन दास भी कह चुके, क्योंकि क्रिकेट उनका ब्रेड एंड बटर है, उनका नुकसान हो रहा है, माली नुकसान भी हो रहा है, इंटरनेशनली भी उनको दुनिया की दीगर लीग्स लेती हैं नहीं लेती इस फैसले के बाद। लेकिन आईसीसी इस मामले को हल कर सकती थी, मेरी नजर में भारत के इन्फ्लुएंस की वजह से नहीं हुआ। बांग्लादेश जाता
अगर वहां नहीं खेलता कोलंबो में, श्रीलंका में, तो कोलकाता में खेल सकता था अगर सिक्योरिटी देती आईसीसी, क्योंकि ये आईसीसी का इवेंट है। लेकिन ये बांग्लादेश का फैसला है, इस फैसले में थोड़ा सा सियासी फैसला भी शामिल है मेरे ख्याल में। ठीक है, तो पॉलिटिक्स जो है आपने कहा वो बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। चलें पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है उस पर आ जाते हैं। 15 रुकनी जो स्क्वाड अनाउंस हुआ, आपको क्या लगता है कि कहा यह जा रहा है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस थी जिसको इस्तेमाल कर लिया, या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी से ज्यादती हुई है और इससे बेहतर टीम हो सकती थी? देखिए, एक तो इस टीम के दो वीक लिंक्स हैं मुजम्मिल। एक तो आपने 4-5 ओपनर भर्ती किए हुए, मिडिल ऑर्डर में आपके पास स्पेशलिस्ट सिर्फ एक सलमान अली आगा है। फिर विकेट कीपिंग के शोबे में आपके पास उस्मान खान है और ख्वाजा नाफिज ने बहुत कम कीपिंग की, उसको भी आपने रखा हुआ है। उस्मान खान बैटिंग ठीक है, हार्ड हिटिंग है, 7वें-8वें नंबर पर आके मार लेता है, लेकिन कीपर वो इतना मुस्तनद नहीं है। इन्होंने बिला वजह मोहम्मद रिजवान को नजरअंदाज किया। तजुर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं होता, इतना बड़ा मेगा इवेंट है। फिर आप कैसे कह रहे हैं, खुदा न खास्ता एक आध कैच छूट जाता है किसी इंपॉर्टेंट मैच में, उस्मान से एक आध रन आउट हो जाता है, तो फिर कौन समझादा इसका भुगतेगा? पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भुगतेगी। और फिर उसके बाद इन्होंने हारिस रऊफ, जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है बीबीएल में, आपने उसको नहीं रखा और बाबर आजम को रख लिया जिसने 202 रन बनाए। तो ये तो तजाद है ना। तो समझ नहीं आता कि सिलेक्टर्स ने क्या किया है। क्या आप 4 स्पिनर्स स्पेशलिस्ट रखे हुए हैं, 5वां साइम अयूब है, 6ठे सलमान अली आगा होंगे, तो कॉम्बिनेशन जो बनाया इसमें 2 वीक लिंक्स मुझे नजर आ रहे हैं मुजम्मिल। एक तो विकेट कीपर का वीक लिंक है, और दूसरे अगर आप देखें तो मिडिल ऑर्डर में कोई नहीं, कौन खेलेगा? बाबर तीसरे चौथे, फखर जमान को आप 5वें नंबर पे लाएंगे, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होंगे वहां कोलंबो की विकेट्स पर। और 2 और चीजें जो नसीम शाह को प्रेफर किया है ओवर हारिस रऊफ, और दूसरा शादाब खान की इंक्लूजन, इसको भी जरा समझाएं कि इसकी क्या लॉजिक है। देखिए, शादाब खान के लिए तो यही कह सकता हूँ, जिसे पिया चाहे वही मन भाए। क्योंकि जो कोच माइक हैसन है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से वाबस्ता है। शादाब ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को जितवाया। फिर शादाब खान सकलैन मुश्ताक के दामाद भी हैं। कोई तो कोई अभी तो काम करती है ना। और इस टीम के इस कोचिंग स्टाफ के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें ज्यादातर लोग इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं। शादाब खान की क्या परफॉर्मेंस थी पिछले वर्ल्ड कप में? कुछ नहीं थी। वो आए, उनको कप्तान भी 2023 में बनाकर भेजा गया था, जहां अफगानिस्तान से हम शारजा में 2-1 हार गए थे। तो वो वापस आए और एज अ प्लेयर आ गए। ठीक है, उन्होंने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अब देखना ये होगा कि आया वो वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में, 2024 के वर्ल्ड कप में तो वो एज अ बैट्समैन खेल रहे थे, बॉलिंग तो कराई नहीं जा रही थी उनसे। तो ये शादाब का इंक्लूजन, जबकि आपके पास इतने अच्छे स्पिनर है, अबरार अहमद, उसके अलावा मोहम्मद नवाज है, उस्मान तारिक को आप लेकर जा रहे हैं, साइम अयूब कर सकता है। तो शादाब को जो इन्होंने रखा है, इसके पीछे कुछ न कुछ वजूहात जरूर होंगी। और नसीम शाह की इंक्लूजन जस्टिफाइड है? नसीम शाह को भी मैं फिर वही कहूंगा कि जिसे पिया चाहे वही मन भाए वाली बात है। उन्होंने अगर ILT, हाँ, यह पाकिस्तान सिलेक्शन में यही पॉलिसी आप देखें ना, इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है, सबसे खास बात, वरना अकाउंटेबल वो होता है। आकिब जावेद सारे शॉट खेलने हैं, एक सिलेक्टर अजहर अली कर गया है, एक सिलेक्टर असद शफीक ना बोलता है ना सुनता है, वो बिल्कुल खामोश है, एक सिलेक्टर अलीम डार है अंपायर, जिनका अंपायरिंग से ताल्लुक है, उन्हें सिलेक्टर बना दिया है। तो आप देखें ना यहाँ कि कौन लोग सिलेक्ट कर रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है, ये सोचना पड़ेगा। सिर्फ सिलेक्शन पर नहीं बल्कि सिलेक्टर्स पर भी सवाल पैदा होता है, जिस तरह आपने कहा। बहुत शुक्रिया, मिर्जा इकबाल बेग के साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।